फरेबी इश्क और इंतकाम संजोग से बनी संगिनी सीज़न 2 एपिसोड नंबर 9। अब तक आपने पढ़ा। रुद्राक्ष के कन्फेशन से आद्रिजा हैरान थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी ज़िंदगी में भले ही धोखे खाए हैं, लेकिन सच्चा रिश्ता उसे मिल चुका है। उसने सोच लिया था कि अब वो रुद्राक्ष को छोड़कर कभी नहीं जाएगी, और इस बात का उसे अंदाज़ा भी हो चुका था कि रुद्राक्ष उसके लिए परफेक्ट मैच है। खैर, उनकी सगाई से कहानी में क्या क्या नए बदलाव आते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। चलिए देखते हैं कि आगे कहानी में क्या होता है। अब आगे कई लड़कियां जो रुद्राक्ष के एक लुक पर मर मिटी थी, उन्हें जैसे ही रुद्राक्ष की सगाई के बारे में पता चला तो उन्हें तो गहरा सदमा लगा। और सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, बल्कि उन लोगों को भी जिन्होंने आज तक आद्रिजा को नहीं देखा था, पर नाम सुना था। और आज राजस्थान की सबसे बड़ी सियासत की इकलौती राजकुमारी की सगाई हो चुकी थी। बहुत से सियासतों के राजकुमार आद्रिजा से शादी करने की इच्छा ले रहे थे, लेकिन शिवांग सिंह राठौर से ये कह पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन रुद्राक्ष खुराना, जिसने सामने से राठौर परिवार की लड़की को अपना बनाने का हौसला दिखाया, तो उसका तो क्या ही कहना। खैर, बहुत से लोग रुद्राक्ष की किस्मत से जल रहे थे, तो बहुत सी लड़कियां आद्रिजा की किस्मत से। सभी ने पहली बार आद्रिजा को टीवी पर देखा था। वही कोई था जो ये खबर सुनने के बाद बिल्कुल जल उठा था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आद्रिजा की सगाई तय कर दी गई है। और सिर्फ सगाई ही नहीं, बल्कि शादी भी कुछ समय बाद होने वाली है। खैर, कौन है वो इंसान, वह अभी भी एक रहस्य है जो हम कुछ भागों में जानेंगे। फिलहाल सगाई तो हो चुकी थी। देखते ही देखते रात बीत गई। मेहमान अपने अपने कमरों में जा चुके थे। वहीं रूहिका और शिवांग ने ये खबर अनंत, वेदांत और अपने माता पिता को दी। ये सुनकर तो सब बेहद खुश थे, लेकिन सब ने सोचा कि अब एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी दी जाएगी। राजस्थान में अपने सभी मेहमानों को बुलाकर इस रिश्ते को अनाउंस किया जाएगा। घर वाले ये सोच रहे थे कि तभी सबने ये डिसाइड किया कि जिस दिन उत्तराधिकारी की घोषणा की जाएगी, उसी दिन पार्टी ऑर्गेनाइज की जाएगी। इसमें एक साथ दो काम हो जाएंगे। घर वालों को ये बात जच गई। सभी लोगों ने इस बात पर हामी भर दी। अब तो बस कुछ ही हफ्ते थे और उसके बाद घर में एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी। सुबह होते ही सभी मेहमान निकलने लग गए। सभी लोग जाने की तैयारी में लगे हुए थे, तो कुछ लोग जा चुके थे। शिवांग सिंह राठौर और खुराना फैमिली भी जाने की तैयारी कर रही थी। उन लोगों ने रंधावा फैमिली से और पोदार फैमिली से विदाई ली और वो लोग वहां से जाने लगे। लेकिन दक्ष ने मौका देखकर आद्रिजा को कावेरी के नाम से कमरे में अकेले बुला लिया था। जब आद्रिजा दक्ष के पास पहुंची तो दक्ष की ओर देखते हुए बोली। आद्रिजा बोली, हाँ दक्ष बोलो, कावेरी कहाँ है? तभी दक्ष बोला, आद्रिजा क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? मुझे नहीं लगता कि ये अनचाहा रिश्ता तुम्हें खुशी दे पाएगा। तभी आद्रिजा बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है दक्ष कि ये रिश्ता अनचाहा है? ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं रुद्राक्ष से प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने ये सगाई के लिए हाँ की है। तभी दक्ष बोला, तुम रुद्राक्ष से प्यार नहीं कर सकती आद्रिजा। आद्रिजा बोली, क्यों नहीं कर सकती मैं रुद्राक्ष से प्यार दक्ष? दक्ष बोला, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। जैसे ही आद्रिजा ने ये सुना तो वो जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी और बोली। आद्रिजा बोली, सच में तुम्हें ऐसा लगता है? ओ माय गॉड दक्ष, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा। हाँ, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन प्यार नहीं। लिसन, मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक इंसान से प्यार किया है, और वो इंसान रुद्राक्ष है, जिससे मेरी सगाई हो चुकी है और कुछ ही टाइम बाद शादी हो जाएगी। मैं अपनी इस सगाई से बहुत खुश हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारी इन बातों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी शादी से खुश हो या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो चलो सबके सामने बता देते हैं ये बात कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। क्यों बेचारी कावेरी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? तभी दक्ष बोला, ज़िंदगी उसकी नहीं, मेरी बर्बाद हो रखी है। सही कहा तुमने, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। तभी आद्रिजा बोली, देखो दक्ष, तुम इस शादी से खुश हो नहीं हो, वैसे तो मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, पर हाँ, मैं तुम्हें एक एडवाइस ज़रूर दे रही हूँ। अगर तुम इस शादी से सचमुच खुश नहीं हो तो ये बात ना सबके सामने कहो। मुझे बार बार ये बात बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बीवी मैं नहीं, कावेरी है। तो कावेरी की फैमिली को फेस करो, उन्हें अपनी सच्चाई बताओ, और अगर इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हो तो तलाक ले लो कावेरी से। बाकी मैं इन चीज़ों के बारे में अब कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। तभी दक्ष आद्रिजा से बोला, तुम कर सकती हो आद्रिजा। तभी आद्रिजा बोली, क्या कर सकती हूँ मैं दक्ष, बताओ तुम ही। तभी दक्ष आद्रिजा की तरफ देखकर बोला, आद्रिजा ये सगाई मत करो, मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। तभी आद्रिजा बोली, लिसन दक्ष, तुम्हारी शादी हो चुकी है, और प्लीज़ भगवान के लिए ये फालतू की बातें करना बंद करो। मेरी सगाई हो चुकी है, अब सगाई ना करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी दक्ष बोला, तो तोड़ दो ना ये सगाई, हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और वैसे भी कावेरी और उसका परिवार कुछ नहीं कर पाएंगे अगर हम दोनों ने शादी कर ली तो। तभी आद्रिजा दक्ष से बोली, क्यों,
क्यों कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग? तुम्हारे पिता ने कावेरी के पिता से इतना बड़ा लोन लिया है और कावेरी के पिता ने तुम्हें अब कंपनी का सीईओ बनाया है। अब तुम्हें और क्या चाहिए? तभी दक्ष बोला, सीईओ तो मुझे तुम्हारे पिता भी बना ही देंगे ना। और रही बात लोन की, कि तुमसे शादी करने के बाद मैं वो लोन चुका दूंगा। आद्रिजा ने जब दक्ष के मुंह से ये सारी सच्चाई उगलवानी चाही तो उसे वो सवाल जवाब करने लगी। वहीं दक्ष गुस्से में और जलन में आकर आद्रिजा के सामने अपने जवाबों को दे रहा था। अब दक्ष ने आद्रिजा से ये कहा कि वो तो अपने पिता का लोन आद्रिजा से शादी करके भी चुका सकता है। तो आद्रिजा दक्ष की तरफ देख कर बोली। आद्रिजा बोली, अच्छा तुम अपने पिता का लोन मुझसे शादी करके कैसे चुकाते, जरा बताओगे मुझे? तभी दक्ष बोला, समझने की कोशिश करो आद्रिजा, अगर तुम्हारी और मेरी शादी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली मेरा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और मैं आसानी से किसी के साथ बिजनेस कर सकता हूँ। मैं तो पहले ही यही सोच रहा था कि तुमसे शादी करूँ, लेकिन ना जाने उस कावेरी और उसके बाप ने मेरे पापा को क्या पट्टी पढ़ाई कि वो ज़बरदस्ती मेरी शादी उस कावेरी से करने पर तुल गए। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और ज़रा सोचो आद्रिजा, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो। आद्रिजा दक्ष की इन बातों को सुनकर बहुत गुस्से में आ चुकी थी। उसका खून खौल रहा था, लेकिन दक्ष जो कि गुस्से और जलन में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अंदाज़ा भी नहीं आ रहा था कि वह आद्रिजा के सामने क्या क्या बोल रहा है। तभी आद्रिजा बोली, बस करो दक्ष, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तुमने कैसे सोच लिया कि मेरे पापा मेरी शादी तुमसे कराते? तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड जानने के बाद तुम्हें लगता है कि वो मेरी शादी तुमसे करते? तभी दक्ष बोला, फैमिली बैकग्राउंड तो ठीक हो जाता ना तुमसे शादी करने के बाद, सिर्फ एक लोन ही तो चुकाना था, वो आसानी से चुका देता मैं। तभी आद्रिजा बोली, अच्छा ज़रा बताओ तो क्या प्लानिंग बनाई थी तुमने? और जब तुमने इतना सब प्लान किया ही था तो तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि तुम मुझे आकर शादी के लिए प्रपोज कर सको? पर नहीं, तुमने तो उस कावेरी से शादी करना ठीक समझा। तभी दक्ष बोला, मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, कितनी बार कहूँ आद्रिजा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतना कहकर दक्ष आद्रिजा के करीब आया। वह आद्रिजा को अपने गले लगाना चाह रहा था, लेकिन आद्रिजा ने उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहा। आद्रिजा बोली, बस करो तुम दक्ष, अपने ये खोखले वादे, तुम्हारी शादी हो चुकी है, इस सच्चाई को एक्सेप्ट करो। तभी दक्ष बोला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ तुमसे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और रही बात उस कावेरी की, तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। तुम मुझसे शादी कर लो। बोलो आद्रिजा, मुझसे शादी करोगी? तभी आद्रिजा बोली, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मैंने तुमसे शादी कर भी ली ना तो भी कावेरी के पिता छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तभी दक्ष बोला, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तभी आद्रिजा बोली, अच्छा तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि कावेरी के पिता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे? तभी दक्ष बोला, तुम्हारी और मेरी शादी हो जाएगी तो मैं एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करने लगूंगा, और वैसे भी कावेरी के पिता बस यही चाहते थे कि मेरे पापा उनका लोन चुका दें, जो मैं तुमसे शादी करने के बाद आसानी से चुका दूंगा। तभी आद्रिजा बोली, कैसे, ज़रा बताना। आद्रिजा के यूँ कहने पर दक्ष को यह अंदाज़ा हो चुका था कि आद्रिजा उसकी बातों में आ रही है, इसलिए वह आद्रिजा के करीब आकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेने की कोशिश करते हुए उससे बोला। दक्ष बोला, सोचो आद्रिजा, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और हमारी शादी हो जाएगी तो जो तुम्हारा होगा वो मेरा होगा, और फिर तुम्हारे पिता तुम्हें खाली हाथ थोड़ी ना भेजेंगे। शादी के बाद तुम मुझे बिजनेस में हेल्प कर देना, और थोड़ी हेल्प तुम्हारे पिता कर देंगे। देखो तुम राठौर परिवार की इकलौती लड़की हो, और अगर तुम्हारा हिस्सा भी मुझे मिल जाए तो हम आसानी से अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कावेरी के पिता का लोन चुका सकते हैं। समझने की कोशिश करो आद्रिजा। तो वहीं आद्रिजा तो बस इसी इंतज़ार में थी। वैसे तो वो दक्ष की सच्चाई बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन वो दक्ष के मुंह से ये सारा सच सुनना चाहती थी। और जैसे ही दक्ष ने जल्दबाजी में यह कहा तो आद्रिजा ने दक्ष की ओर देखते हुए एक जोरदार तमाचा दक्ष के गालों में लगा दिया। तमाचा पड़ते ही दक्ष को समझ में आ गया था कि उसने गुस्से में और जलन में क्या बोल दिया है। तभी दक्ष कुछ कहता तो आद्रिजा गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए दांत पीस कर बोली। आद्रिजा बोली, मुझे पता था तुम्हारी सोच किस हद तक गिर सकती है, पर मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि तुम मेरे सामने ये बात कहने की औकात रखोगे। तुमने समझा क्या है मुझे? मैंने तुम्हें दोस्त समझा, अपना सबसे अच्छा दोस्त। दोस्त का मतलब पता है तुम्हें? दोस्ती का मतलब होता है जिसमें अमीरी, गरीबी, काला गोरा या किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होता। वहाँ स्टेटस मैटर नहीं करता है, वहाँ वाइब्स मैटर करती हैं। उसे कहते हैं दोस्ती, और मैंने दोस्ती यही देखकर की थी, क्योंकि मुझे लगा था तुम अच्छे दोस्त हो, पर मैंने कभी तुम्हारे लिए ये नहीं सोचा था कि तुम्हारी फैमिली मुझे कितना बैकग्राउंड सपोर्ट दे सकती है, या मेरी फैमिली के साथ रिलेशन बनाने पर तुम्हें कितना फ़ायदा हो सकता है। मुझे आज पता चल रहा है कि तुमने मुझसे दोस्ती सिर्फ और सिर्फ इसलिए की ताकि टाइम आने पर तुम मेरे फैमिली बैकग्राउंड का फ़ायदा उठा सको। छी दक्ष, मुझे तो तुमसे घिन आ रही है। तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है।
दक्ष आद्रिजा को समझाते हुए फिर बोला। दक्ष बोला, आद्रिजा मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो मतलब नहीं था मेरा। तभी आद्रिजा बोली, तो क्या मतलब था तुम्हारा दक्ष? अब कोई नई कहानी बनाओगे? लिसन दक्ष, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और रही बात शादी करने की, तो तुम अगर दुनिया के अकेले लड़के भी होते ना तो मैं जोगन बनना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारी बीवी कभी भी नहीं। दक्ष को अंदाजा हो चुका था कि अब आद्रिजा को पाना शायद ही हो पाए, क्योंकि उसने खुद ही अपनी सारी घटिया सच्चाई उसके सामने रख दी है। लेकिन वो हार नहीं मानना चाहता था, वह आखिरी बार तक कोशिश कर रहा था। तब आद्रिजा ने उसे काफ़ी भला बुरा कह दिया तो दक्ष उसके और रुद्राक्ष के रिश्ते पर सवाल उठाने लगा। दक्ष बोला, मुझे पता है तुम रुद्राक्ष से प्यार नहीं करती हो आद्रिजा, मैं मानता हूँ अभी जो कुछ भी मैंने कहा वह आधा सच है। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझाता हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ना कि उस रुद्राक्ष से। आद्रिजा बोली, मुझे कुछ नहीं समझना है और ना ही सुनना है। और किसने कह दिया तुमसे कि मैं रुद्राक्ष से नहीं बल्कि तुमसे प्यार करती हूँ? मैंने तो कभी नहीं कहा तुमसे कि मैं उससे प्यार नहीं करती, बल्कि सच तो ये है मैं रुद्राक्ष से बहुत पहले से जानती हूँ और उससे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, मैंने इसके बारे में कभी नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती थी, मैं अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखना चाहती थी। और मैं रुद्राक्ष को बहुत पहले से जानती हूँ, हम दोनों बहुत पहले से रिलेशनशिप में हैं। आद्रिजा ने इस समय दक्ष से पीछा छुड़वाने के लिए पहली बार इतने कॉन्फिडेंस में आकर झूठ बोला कि दक्ष को आद्रिजा की कही बातों पर यकीन होने लगा। लेकिन वो फिर भी आद्रिजा को किसी भी तरीके से ये यकीन दिलाने पर लगा हुआ था कि उसके लिए परफेक्ट मैच दक्ष है, ना कि रुद्राक्ष। तभी दक्ष फिर बोला, आद्रिजा भूल जाओ पुरानी बातों को, एक बार मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो। तभी आद्रिजा बोली, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ दक्ष, वैसे भी मेरे घर वाले मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे जाने दो। और मैं नहीं जानती कि तुम्हें कैसे लगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हूँ, पर मैंने कभी तुमसे वो नहीं कहा और ना ही तुम्हें कभी साइन दिए। क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तभी दक्ष बोला, इसमें कहने की क्या बात थी, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, तुम्हारे इमोशंस को समझ सकता हूँ। तभी आद्रिजा बोली, तो तुमने कावेरी से शादी के लिए हाँ क्यों की? जिस इंसान ने पूरी दुनिया के सामने ये कहने की हिम्मत ना हो कि वो इंसान मुझसे प्यार करता है, कावेरी से नहीं, वो इंसान मेरा क्या साथ निभाएगा? अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो चलो मेरे साथ, कावेरी से कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर याद रखना मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इसलिए अगर ये रिश्ता तुम्हारे कहने से टूट जाए तो मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाना, क्योंकि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाली हूँ। मेरा रिश्ता एक बहुत अच्छे लड़के के साथ हुआ है जिसे मैं पसंद करती हूँ, जो मुझे पसंद करता है, जिसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और जो मेरी रिस्पेक्ट करता है। तभी दक्ष बोला, आद्रिजा तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात, एक बार मुझे मौका तो दो। तभी आद्रिजा बोली, किस बात का मौका दूं मैं तुम्हें? एक लड़की की ज़िंदगी खराब करके दूसरी लड़की की ज़िंदगी खराब करने का? बोलो। दक्ष बोला, मैं किसी की ज़िंदगी खराब नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ज़िंदगी तो मेरी खराब हुई है। मुझे कावेरी से शादी नहीं करनी थी, फैमिली प्रेशर में आकर करनी पड़ी, मैं तुमसे प्यार करता था। आद्रिजा बोली, तो ये बात तुम्हें उस समय सबके सामने कहनी चाहिए थी ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, जब तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती कराई जा रही थी। एक बात याद रखना, मर्द को अगर शादी करनी होती है तो वो तभी हाँ करता है, नहीं तो किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा सके। अगर मर्द के अंदर खोट हो तभी मर्द बहाने बनाता है। और एक और बात, मेरे और रुद्राक्ष के बीच आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो ये जो तुमने मुझसे कहा है ना, पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताऊंगी। और हाँ, आज से और अभी से तुम्हारी मेरी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खत्म। सिर्फ तुम्हारी और मेरी ही नहीं, बल्कि मेरी और कावेरी की दोस्ती भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म। अब तुम मेरी तरफ से जियो मरो, अपना रिश्ता तोड़ो, हनीमून मनाओ, जो करना है करो, लेकिन मुझे उसमें रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर आद्रिजा वहाँ से जाने को हुई कि तभी दक्ष ने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन आद्रिजा उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। वहीं पार्किंग लॉट पर जब सब लोग गाड़ी में बैठ चुके थे कि तभी सभी ये सोच में बैठे थे कि आखिर आद्रिजा गई कहाँ। तभी रुद्राक्ष उन सबको वहीं रुकने के कहकर खुद आद्रिजा को ढूंढने के लिए अंदर आया। उसने देखा कि आद्रिजा उस कमरे में है ही नहीं जहाँ वो रुकी हुई थी। वो लॉबी की एरिया से बाहर आया कि तभी उसे कमरे में एक आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ों से ऐसा लग रहा था मानो वो किसी को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोल रही हो। रुद्राक्ष ने उस कमरे के पास जाकर आवाज़ सुननी चाहिए तो उसे अंदर से आद्रिजा की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जहां अंदर दक्ष और आद्रिजा में झड़प हो रही थी। दक्ष ज़बरदस्ती आद्रिजा को अपने करीब करके उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आद्रिजा दक्ष को बार बार खुद से दूर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। आद्रिजा को ढूंढते ढूंढते रुद्राक्ष उस कमरे के करीब पहुंच चुका था।
जहां आद्रिजा के साथ दक्ष बदतमीजी कर रहा था। रुद्राक्ष ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा दक्ष आद्रिजा के करीब आने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर तो रुद्राक्ष का खून खौल उठा। रुद्राक्ष गुस्से से दक्ष के करीब आया और उसने उसे पीछे से पकड़ते हुए जोरदार घूंसा दे मारा। घूंसा पड़ते ही दक्ष जमीन पर गिर पड़ा। वहीं आद्रिजा दक्ष की पकड़ से छूटते ही रुद्राक्ष के गले मिलकर जोर जोर से रोने लगी। रुद्राक्ष आद्रिजा को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वहीं दक्ष जमीन पर गिरकर होश में आया तो उसने देखा कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही रुद्राक्ष ने आद्रिजा को साइड में रखा और बेतहाशा दक्ष को जोर जोर से मारने लगा। अब तो दक्ष के करहाने और चीखने की आवाजें गूंजने लगी थी। आवाज सुनकर बाकी के लोग भी वहां आ गए। बात फैलते फैलते पार्किंग लॉट तक गई तो शिवांग को भी ये सब कुछ पता चल गया था। वो लोग भी दौड़ते हुए अंदर आए तो उन्होंने देखा रुद्राक्ष दक्ष को बुरी तरीके से मार रहा है। कावेरी दक्ष को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब सभी लोगों ने आद्रिजा की हालत देखी तो सब दंग रह गए। आद्रिजा के बाल पूरे बिखरे हुए थे। उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि कोई उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर तो हर किसी को अंदाजा हो गया कि रुद्राक्ष दक्ष को क्यों मार रहा है, लेकिन फिर भी सब ये जानना चाहते थे कि आखिर दक्ष के पिटने के पीछे का क्या कारण है। तभी मिस्टर रंधावा वहां आए और उन्होंने बड़ी मुश्किल से रुद्राक्ष को रोका। रुद्राक्ष जो कि गुस्से से पागल हो चुका था, उसने रुकते रुकते जोरदार लात दक्ष के पेट में दे मारी और गुस्से से एक और लात उसके पैरों पर दे दी और फिर जाकर आद्रिजा को अपने पास पकड़कर उसके पास खड़ा हो गया। मिस्टर रंधावा गुस्से से रुद्राक्ष की तरफ देखकर बोले। मिस्टर रंधावा बोले, मिस्टर खुराना, ये क्या हरकत है? आप मेरे दामाद को इस तरीके से मार रहे हैं मानो वो कोई जानवर हो। तभी रुद्राक्ष गुस्से से बोला, मैं जानवरों को भी ऐसे नहीं मारता हूँ। जानवर कहकर ना आप जानवरों की इंसल्ट कर रहे हैं मिस्टर रंधावा। ये जानवरों से भी गया गुजरा इंसान है। आप जानते नहीं है इस इंसान ने किया क्या है। तभी मिस्टर रंधावा बोले, क्या किया है आखिर जो आपने इसे इतने बुरे तरीके से मारा है मेरे दामाद को? क्या कोई कहेगा कि कल इसकी शादी हुई है? रुद्राक्ष बोला, कोई नहीं कह सकता, ये इंसान है ही नहीं किसी लड़की के लायक। तभी कावेरी बोली, बस करो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आद्रिजा यहाँ क्या कर रही है। आद्रिजा बोली, मैं यहाँ तुम्हारे पति के बुलाने पर आई थी। उसने मुझसे कहा कि तुमने मुझे किसी काम के लिए बुलाया हुआ है। जब मैं यहाँ आई तो देखा तुम यहाँ नहीं हो और गौर से देखो ये तुम्हारा ही कमरा है। कावेरी बोली, मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगी भला? मेरी जितनी बात होनी थी तुमसे ज़्यादा टाइम हो चुकी थी। आद्रिजा बोली, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन तुम्हारे प्यारे पतिदेव ने मुझसे कहा कि तुम्हें मुझसे कुछ ज़रूरी काम है और जब मैं यहाँ आई तो मुझे तुम्हारा प्यारा पति ये कहने लगा कि वो तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है और तुम्हारे साथ उसकी शादी ज़बरदस्ती हुई है। तभी कावेरी बोली, वट रविश आद्रिजा, तुम अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी बोल रही हो। आद्रिजा गुस्से से बोली, मुंह बंद बिल्कुल कावेरी, बहुत सुन लिया मैंने और बहुत बकवास कर ली तुमने। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे और तुम्हारे इस नीच पति से। इनफैक्ट मुझे अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दोस्ती का तो मजाक बनाकर रख दिया हुआ है तुम दोनों ने। तुम्हें यकीन करना है करो, नहीं करना है तो भाड़ में जाओ, लेकिन तुम्हारा ये पति मुझे दोबारा दिखना नहीं चाहिए। जब मैंने इसकी बातों को मानने से इनकार कर दिया और ये कहा कि मैं रुद्राक्ष से सगाई नहीं तोड़ने वाली हूँ तो ये इंसान मेरे साथ जबरदस्ती करने पर उतारू हो गया। तभी दक्ष कावेरी की ओर देखते हुए बोला, नहीं कावेरी बेबी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि सच तो यह है कि आद्रिजा खुद मेरे पास आई हुई थी। मुझसे बोल रही थी कि मैं तुमसे शादी तोड़ दूं क्योंकि उसने रुद्राक्ष से सगाई सिर्फ फैमिली प्रेशर में आकर की है। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करो। तभी कावेरी बोली, सुन लिया आप सभी लोगों ने सच। मैं जानती हूँ दक्ष कभी ऐसा नहीं कर सकता। आद्रिजा, तुम्हारी ही नीयत खराब रही होगी मेरे पति को देखकर। चाहती क्या हो आखिर तुम? तभी आद्रिजा बोली, बस कावेरी, बहुत हुआ। सब लोग हैं यहाँ इसलिए मैं कोई तमाशा नहीं चाहती, पर हाँ, अगर तुम्हें ज़्यादा ही मुंह खुलवाने का शौक है तो मुझे भी बोलना बहुत अच्छे से आता है। तभी कावेरी बोली, क्या बोलना आता है तुम्हें? सच कड़वा लगता है आद्रिजा, और सच तो ये है कि तुम कभी नहीं चाहती थी कि मेरी शादी दक्ष से हो। जिस दिन से दक्ष के साथ मेरी शादी होने जा रही है उस दिन से तुम यही ट्राई कर रही हो कि कैसे ये शादी टूट जाए। तभी आद्रिजा और कावेरी के बीच में अब दक्ष को लेकर झगड़ा हो चुका था। कावेरी को सबके सामने ये प्रूव करना था कि आद्रिजा उसकी शादी तोड़ना चाहती है, जब बल्कि सच्चाई तो वो भी जानती थी। जब उसने आद्रिजा को भला बुरा कहना शुरू कर दिया तो आद्रिजा गुस्से से कावेरी की ओर देखते हुए बोली। आद्रिजा बोली, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी शादी तोड़ने का, और तुम्हारी शादी होने से और ना होने से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिसन कावेरी, तुम्हारे पति ने मुझे ये कहा कि तुम्हारे पापा ने उसके पापा को करोड़ों का लोन दिया हुआ था और उस लोन को ना चुका पाने के कारण ये शादी हो रही है। और वैसे भी दुनिया के सामने तो ये सब बातें प्राइवेट थी ना, किसी को नहीं पता थी। जब पर्सनल बातें मुझे पता हो सकती हैं तो इसका मतलब मुझे किसी ने बताई होंगी। तुम तो बताने से रही, तो जाहिर सी बात है ये बात तुम्हारे पति ने ही बताई होगी मुझे। तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। लोगों ने आद्रिजा की बात सुनी तो सब लोग सोचने पर हैरान हो गए कि कहीं आद्रिजा सचमुच सही बात तो नहीं कह रही।
तो वहीं मिस्टर रंधावा ने जब कावेरी को समझने की कोशिश की तो वह कावेरी की ओर देखकर बोले। मिस्टर रंधावा बोले, कावेरी बेटा, तुम आद्रिजा को बचपन से जानती हो, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि आद्रिजा झूठ बोल रही होगी? तभी कावेरी बोली, मैं दक्ष को भी बचपन से जानती हूँ पापा, और दक्ष मेरे पति हैं। तभी आद्रिजा बोली, कावेरी सच को देखने की कोशिश करो, सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी तुम दोनों को बचपन से जानती हूँ, और तुम सिर्फ दक्ष को ही नहीं बल्कि मुझे भी बचपन से बहुत अच्छे से जानती हो। और तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर ऐसा लगता है तो मेरी हालत देखो, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि भले ही तुम कुछ ना कह रही हो लेकिन मन ही मन में ये तो समझ चुकी होगी कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। पर यहाँ दुनिया को दिखाने के लिए तुम्हें तुम्हारा पति परमेश्वर लग रहा है, लेकिन ये इंसान एक नंबर का नीच किस्म का इंसान है। शुक्र मनाओ रुद्राक्ष ने इसका सिर्फ मुंह तोड़ा है। अगर मेरे भाई या मेरे पापा को ये बात पता चल जाएगी ना तो पूरी इंडस्ट्री में तुम्हारे पति के साथ कोई बिजनेस करने वाला नहीं रहेगा, समझी? रिजा ने इतना कहा ही था कि तभी दरवाजे पर खड़ा शिवांग गुस्से से लाल आंखें किए जोर से बोला। शिवांग बोला, पता चल जाएगा नहीं, पता चल गया है। शिवांग अपनी ये बात कहकर गुस्से से अंदर आया तो मिस्टर रंधावा शिवांग की ओर देखते हुए बोले। मिस्टर रंधावा बोले, मिस्टर राठौर, ये बच्चों की आपस की बात है, हम आपस में मिलकर सॉर्ट आउट करते हैं ना। तभी शिवांग बोला, बच्चों की बात तब तक थी जब तक इसमें मार पिटाई लड़ाई झगड़ा नहीं आया था, लेकिन यहाँ बात मार पिटाई तक पहुँच चुकी है, और मारपीट तभी हुई होगी जब कुछ हुआ होगा। एक बात और मैं आज सबको बता देता हूँ, आद्रिजा भले ही जिद्दी होगी, भोली मासूम या आप लोगों के लिए अड़ियल कुछ भी हो सकती है, लेकिन झूठी नहीं। आद्रिजा ने आज तक झूठ नहीं बोला है। जो इंसान आद्रिजा को करीब से जानता है वो इंसान ये भी जानता होगा कि बचपन से लेकर अब तक आद्रिजा ने एक शब्द झूठ नहीं कहा है किसी से। और कावेरी, तुम तो आद्रिजा की बचपन की दोस्त हो ना, तो तुम्हें तो ये बात पता होगी कि आद्रिजा कभी झूठ नहीं कहती। कावेरी ने जैसे ही शिवांग के मुंह से ये बात सुनी तो उसकी आंखें नीची हो गई। ये देखकर हर कोई समझ गया था कि अभी आद्रिजा ने जो कुछ भी कहा है वो सच कहा है, क्योंकि कावेरी आद्रिजा को बचपन से जानती है और उसे भी यकीन था कि आद्रिजा जो बोल रही है वो सच बोल रही है। लेकिन दुनिया के सामने उसके पति का और तमाशा ना हो और उनके रिश्ते पर कोई बात ना आए, इसलिए आद्रिजा का साथ ना देकर कावेरी अपने पति दक्ष का साथ दे रही थी। मिस्टर रंधावा हाथ जोड़ते हुए शिवांग से बोले। मिस्टर रंधावा बोले, मिस्टर राठौर प्लीज़, बच्चे हैं, माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी शिवांग बोला, आगे से आपका दामाद कुछ करने लायक भी नहीं बचेगा मिस्टर रंधावा। मुझे लगता है आपने दामाद ढूंढने में काफ़ी जल्दबाजी कर दी है और गलती भी कर दी है। बिजनेस डील में किए गए रिश्ते कभी भी एक बेहतर रिश्ते कायम नहीं करते। मिस्टर रंधावा, आप भूल गए, बिजनेस का एक उसूल होता है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कभी भी मिक्स नहीं किया जाता। और आपने तो सौदेबाजी के तहत अपनी बेटी की ज़िंदगी दांव पर लगा दी। आपकी बेटी ने अगर इस लड़के से शादी करने की जिद भी की थी तो आप तो समझदार है ना, बिजनेस के उतार चढ़ाव जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो आपने बिना इस लड़के को जाने अपनी बेटी के कहने पर अपनी बेटी की पूरी ज़िंदगी इसके हाथों सौंप दी। शिवांग की अर्थपूर्ण बातें सुनकर मिस्टर रंधावा मायूस हो चुके थे। ये देखकर शिवांग की ओर देखते हुए वह बोले। मिस्टर रंधावा बोले, माफ़ कर दीजिए मिस्टर राठौर, प्लीज़, अगर ये बात बाहर चली गई तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाऊंगा। प्लीज़ इस बात को हम लोग अपने तक सीमित रखते हैं। तभी शिवांग बोला, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मिस्टर रंधावा बोले, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तभी मिस्टर पोद्दार बोले, ऐसे कैसे आप इनकी हर शर्त मान सकते हैं समधी जी, भूल गए हमारे बीच क्या डील हुई थी? मिस्टर रंधावा गुस्से से बोले, डील की बातें हम बाद में करेंगे, और समधी जी का मतलब क्या होता है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। मिस्टर पोद्दार, मैंने आप पर और आपके घटिया बेटे पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरी बेटी मेरे लिए कोई बोझ नहीं है, बल्कि मेरी बेटी मेरे लिए राजकुमारी है, जिसे मैंने बचपन से लेकर अब तक राजकुमारी की तरह पाला पोसा है। माँ ना होने के बावजूद भी मैंने उसे किसी चीज़ में कोई कमी नहीं होने दी है। उसकी माँ, उसका भाई, बाप, सब कुछ मैं अकेला बना हूँ। कावेरी बेटा, आज मुझे लग रहा है कि मैंने इस इंसान से तेरी शादी करवा कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तेरी जिद थी इस इंसान से शादी करने की, और देख क्या ये इंसान तेरे लायक है? कावेरी कुछ न कह सकी। वहीं मिस्टर पोद्दार गुस्से से आदिजा को घूर घूर कर देख रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो कुछ भी करेंगे तो शिवांग सिंह राठौर चंद सेकंड में उनके पूरे बिजनेस को धराशायी करके रख देगा, और इस बार तो उनकी मदद मिस्टर रंधावा भी नहीं करेंगे। वहीं मिस्टर रंधावा ने शिवांग के आगे हाथ जोड़ दिए। शिवांग गुस्से में था, लेकिन आदिजा के बोलने पर वो वहां से बिना कुछ कहे ही चला गया। लेकिन जाते जाते उसने मिस्टर रंधावा की ओर देखते हुए ये जरूर कहा कि गलती से भी दोबारा दक्ष या उसके परिवार, उसकी बेटी या उसके परिवार के आसपास भी आया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। फिर वो ना ही मिस्टर रंधावा का लिहाज करेगा और ना ही किसी और का। वो इस समय सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के कारण सबको बख्श दे रहा है। इतना कहकर शिवांग वहां से चला गया।
उसका वहाँ से जाना साफ दर्शा रहा था कि उसने सिर्फ और सिर्फ आद्रिजा के कारण उन सबको छोड़ दिया। लेकिन ये एक सबसे बड़ी वार्निंग भी थी कि अगर दोबारा ऐसा कुछ करने की गुंजाइश भी हुई तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। दक्ष अधमरी सी हालत में खड़ा होकर कुर्सी पर बैठा हुआ था कि राठौर परिवार के वहां से चले जाने के बाद रंधावा फैमिली और पोद्दार फैमिली गुस्से से दक्ष को देख रहे थे। तभी मिस्टर पोद्दार अपने बच्चे की साइड लेते हुए बोले। मिस्टर पोद्दार बोले, समधी जी, बच्चा है, माफ कर दीजिए, और बच्चों का क्या पता रहता है इस उम्र में कि क्या सही है और क्या गलत। तभी मिस्टर रंधावा बोले, पर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरी बेटी के लिए कौन सही है और कौन गलत है। मिस्टर पोद्दार बोले, देखिए समधी जी, कल ही तो बच्चों की शादी हुई है और आज इन दोनों के बीच में अनबन हो गई है। अगर ये बातें लोगों को पता चल जाएंगी तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी और आपकी बेटी की, कुछ तो समझिए ना। तभी मिस्टर रंधावा बोले, सही कहा आपने कि अगर ये बात लोगों को पता चल गई तो मेरी और मेरी बेटी की क्या इज्जत रह जाएगी। पर आपने अपनी इज्जत के बारे में नहीं कहा। कहेंगे कैसे? आप लोगों की कोई इज्जत होती तो शायद कहते भी। पर अब मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी और आपके बेटे से तलाक भी लेगी। मैं अपनी बेटी को आप जैसे लोगों के घर अकेला नहीं छोड़ सकता। जो इंसान शादी के अगले दिन ही मेरी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त के साथ ज़बरदस्ती करता है, उसके सामने ये कह सकता है कि ये शादी उसके फैमिली प्रेशर में आकर की है, वो प्यार कावेरी से नहीं बल्कि आदिजा से करता है, और वो लड़की अपनी सगाई तोड़ दे तो ये लड़का कुछ भी कर सकता है। मेरी बेटी आपके बेटे के साथ अब आपके घर नहीं जाएगी। तभी मिस्टर पोद्दार कावेरी की ओर देखते हुए बोले। मिस्टर पोद्दार बोले, कावेरी बेटा, तुम तो अपने पापा को समझाओ। देखो बेटा, ये छोटी मोटी अनबन तो होती रहती है पति पत्नी के बीच, और दक्ष तुमसे प्यार करता है बेटा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। ये शादी कोई जोर ज़बरदस्ती से नहीं हुई है बेटा, समझने की कोशिश करो। ये इसकी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दो। कावेरी ने कुछ नहीं कहा, इसलिए मिस्टर पोद्दार मिस्टर रंधावा से फिर माफ़ी मांगने लगे। लेकिन मिस्टर रंधावा शायद माफ़ करने के मूड में नहीं थे। मिस्टर रंधावा के फैसले के बाद मिस्टर पोद्दार की तो बत्ती ही गुल हो चुकी थी। वो दौड़ते हुए दक्ष के पास आए और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ दक्ष को जड़ दिया और बोले। मिस्टर पोद्दार बोले, मूर्ख लड़के, देख तेरी वजह से क्या हो रहा है यहाँ। जब तेरी शादी कावेरी जैसी लड़के से हो चुकी है तो तुझे क्या जरूरत है किसी और लड़की के पीछे पड़ने की। अरे क्या नहीं है तेरे पास, और क्या है उस लड़की में ऐसा जो कावेरी में नहीं है? दिखने में सुंदर है, पढ़ी लिखी है, जमीन जायदाद है, सब कुछ है जो तुझे पसंद है और तुझसे प्यार भी करती है, तब भी तुझे कोई और लड़की चाहिए। शर्म आ रही है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। तभी दक्ष बोला, मुझसे गलती हो गई पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी मिस्टर पोद्दार बोले, नालायक, माफ़ी मुझसे नहीं कावेरी और उसके पिता से मांग। दक्ष कावेरी के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला। दक्ष बोला, मुझे माफ़ कर दो कावेरी, मेरी आखिरी गलती समझकर मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं बस थोड़ा सा बहक गया था, मेरी गलती नहीं है। दरअसल गलती ना आद्रिजा की है, उसी ने पहले मुझे भड़काया था और यहाँ आकर खुद सबके सामने वो विक्टिम बन गई। तुम तो मुझे समझो, तुम तो मुझे जानती हो ना अच्छे से। तभी कावेरी गुस्से से दक्ष की तरफ देख कर बोली। कावेरी बोली, तुम्हें जानती हूँ इसलिए चुप हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसलिए मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुमसे मैंने पहले ही कहा था ना कि इज्जत से रहोगे तो इज्जत मिलेगी, और सिर्फ इज्जत ही नहीं बल्कि जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन लगता है तुम्हें इज्जत रास नहीं आ रही। पापा, अब आप जो भी डिसीजन लेंगे मुझे वो सब मंजूर होगा। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो इंसान शादी के अगले दिन ही लोगों के सामने मेरा इस तरीके से तमाशा बना रहा हो। ना कहकर उसने तीखी नजरों से कावेरी ने दक्ष को देखा। उसकी आंखों में आंसू भी थे। भले ही उसे आद्रिजा से कितनी ही नफरत क्यों न हो, लेकिन वो दक्ष से सचमुच बहुत प्यार करती थी। कावेरी ने कभी नहीं सोचा था कि दक्ष उसे इस तरीके से धोखा देगा और पूरे लोगों के सामने उसका यूं तमाशा बनाएगा। सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि उसने तो अपनी नई नई शादी का भी अच्छा खासा तमाशा बना दिया था। मिस्टर रंधावा अपनी बेटी की आंखों में आए आंसुओं को देखकर और ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे। मिस्टर पोद्दार और दक्ष उन दोनों से माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिस्टर रंधावा उनको माफ़ करने के बजाय इस बात पर आ चुके थे कि वो अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर पोद्दार हाउस नहीं जाने देंगे। लेकिन जब मिस्टर पोद्दार ने हाथ पैर जोड़कर मिस्टर रंधावा को समझाया तो मिस्टर रंधावा सबकी तरफ देखते हुए बोले। मिस्टर रंधावा बोले, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपनी बेटी को पोद्दार हाउस भेजने में, लेकिन मेरी एक शर्त है। जैसे ही मिस्टर पोद्दार ने शर्त की बात सुनी तो वो बोले। मिस्टर पोद्दार बोले, शर्त? कैसी शर्त समधी जी? तभी मिस्टर रंधावा बोले, शर्त ये है कि आपका बेटा अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम करेगा, क्योंकि आप लोगों पर कोई भरोसा नहीं है। अपना लोन चुका लिया है आप लोगों ने, अपने बेटे की शादी भी करवा ली है, लेकिन जब आपका बेटा शादी के अगले ही दिन किसी और लड़की के साथ ऐसी हरकत कर सकता है तो वो मेरी बेटी को आपके घर ले जाने के बाद कुछ भी कर सकता है। क्या पता वो कल को किसी और लड़की के साथ अफेयर कर ले, और आप लोगों का क्या है? आप लोगों का तो फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। बैठे बैठे ये कंपनी मिल गई, आपका बेटा उस कंपनी का CEO बन चुका है, आपके सारे लोन
माफ़ हो चुके हैं। इस समय लॉस तो मेरी बेटी का होगा, मेंटली इमोशनली मेरी बेटी सफ़र करेगी। तो अब मेरी बेटी पोद्दार हाउस तब जाएगी जब आपके बेटे के नाम की प्रॉपर्टी 50% मेरी बेटी की होगी, ताकि मेरी बेटी को उस घर में कभी किसी बात की कोई दिक्कत परेशानी ना रहे। आपका बेटा फिर चाहे एक अफेयर करे या 10, उसकी इतनी औकात नहीं हो पाएगी कि वो मेरी बेटी को धोखा देने का सोच सके, क्योंकि अभी तो सिर्फ आधी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम हुई है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो कोर्ट में डाइवोर्स के समय एलिमनी के तौर पर पूरी प्रॉपर्टी कब मेरी बेटी के नाम पर होगी, तुम्हारा पूरा खानदान देखता रह जाएगा। मैंने पहले भी कहा था और आज दोबारा कह रहा हूँ, मेरी बेटी को खुश रखने की जिम्मेदारी तुम लोगों की है। अगर मेरी बेटी की आंखों में एक बूंद आंसू आए तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान की खटिया खड़ी कर दूंगा, समझे? इतना कहकर मिस्टर रंधावा पोद्दार फैमिली के जवाब का इंतजार कर रहे थे। हालांकि पोद्दार फैमिली को अपनी नई नवेली बहू को अपने घर तो लेकर जाना ही था, क्योंकि अगर नहीं लेकर जाते तो समाज में थू थू होती और जो कंपनी लॉस में जा रही है वो कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ जाती, क्योंकि इतनी आसानी से मिस्टर रंधावा पोद्दार फैमिली को छोड़ते नहीं। इसलिए गुस्से में आकर मिस्टर पोद्दार ने दक्ष की जो भी प्रॉपर्टी थी उसका 50% हिस्सा कावेरी को देने का फैसला कर लिया। दक्ष इस बात से हैरान था कि उसके पिता ने उसका सपोर्ट ना करते हुए कावेरी के पिता की बात मान ली। दक्ष ने जब वहां पर लड़ने की कोशिश की तो मिस्टर पोद्दार ने दक्ष को चुप करा दिया, ये कहते हुए कि ये सब कुछ उसी की कारस्तानी का नतीजा है। खैर, मिस्टर पोद्दार इतना कहकर वहां से जा चुके थे। वहीं मिस्टर रंधावा ने भी पेपर्स बनाने के ऑर्डर्स दे दिए थे। सब लोगों के लिए ये सुबह कुछ खास अच्छी रही नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ आद्रिजा को उसके घर वाले राजस्थान लेकर आ चुके थे, इसलिए वो रुद्राक्ष के साथ उसके पास बैठी हुई थी। रुद्राक्ष ने आद्रिजा को काफ़ी हद तक रिलैक्स कर दिया था। सभी लोग एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। वहां से राठौर फैमिली अपने प्राइवेट प्लेन से सीधे राजस्थान जाने वाली थी और खुराना फैमिली मुंबई। हालांकि अभय खुराना रात को ही वेन्यू से निकल चुका था, क्योंकि नीता जी, जयदीप जी और रिया तीनों ही गोवा आने की तैयारी कर चुके थे। लेकिन सही समय पर अभय ने जयदीप जी को रोक दिया। जयदीप जी ने तीनों का आना कैंसिल कर दिया और अभय रातों को ही गोवा से मुंबई के लिए निकल चुका था, ताकि वो घर पहुंचकर इस बात की तैयारी कर सके कि घर में आते ही रुद्राक्ष लोगों का मूड कैसे ऑफ करना है, क्योंकि वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था कि आदिजा की सगाई रुद्राक्ष के साथ हो चुकी है। कुछ ही घंटों में सभी लोग राजस्थान पहुंच चुके थे। रुद्राक्ष भी अपनी दादी और अपनी बहन के साथ मुंबई पहुंच गया था। जैसे ही वो मुंबई पहुंचा तो उसने घर में कदम रखते ही उसने ये देखा कि घर बिल्कुल शांत है। रुद्राक्ष ने इस बात पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि उसे पता था कि घर में इतनी शांति का माहौल क्यों है। तभी एक नौकर दौड़ते हुए दादी जी के पास आया और उसने सारा सामान कमरे में रखवाया। सारा सामान कमरे में भेजे जाने के बाद दादी जी, रुद्राक्ष और श्रीजा तीनों ही सोफे पर बैठ गए। उनके लिए नौकरानी चाय लेकर आई तो चाय को देखती हुई वह नौकरानी से बोली। दादी जी बोली, नीता कहाँ है और बच्चे भी नहीं दिख रहे हैं, सब लोग कहाँ गए हैं? नौकरानी बोली, नहीं मालकिन, मैडम और साहब अपने कमरे में हैं और रिया बिटिया बाहर गई हुई है और अभय बाबा अपने कमरे में बैठे शायद कुछ काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने कमरे में आने से साफ इनकार किया है। दादी जी ने इतना सुना फिर हाँ में सर हिलाया और नौकरानी को बाकी के काम करने के लिए भेज दिया। नीता जी, जो कि सुन चुकी थी कि रुद्राक्ष दादी जी और श्रीजा के साथ आ चुका है, वो बस मौके के साथ अपने पति को लेकर नीचे हॉल में आ गई। दादी जी चाय पी रही थी कि तभी नीता जी पीछे से आकर जोर से बोली। नीता जी बोली, वाह माँ जी, कराई आप अपने पोते की सगाई। आपने तो हमें इस काबिल भी नहीं समझा कि आप हमें ये बात बता दी जाए। कौन सा हम आपके पोते की सगाई में आकर फंक्शन को खराब कर देते? तभी दादी जी बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ था। हमें लगा ही नहीं था वहाँ सगाई हो जाएगी। हम तो सिर्फ लड़की देखने गए थे। अब लड़की के पिता ने सगाई तय कर दी तो हम क्या ही कर सकते हैं। तभी जयदीप जी गुस्से से बोले, क्यों कुछ नहीं कर सकती थी माँ आप? हम लड़के वाले हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये क्या बात हुई कि लड़के के बाप के बिना ही सगाई हो चुकी लड़के की, और मुझे पता चल रहा है न्यूज़ से। तभी रुद्राक्ष बोला, किसने कहा आपको न्यूज़ से पता चला? आपको तो आपके सगे बेटे से पता चल गया है। तभी तो आपकी बीवी दौड़ी दौड़ी गोवा आने के लिए तैयार हो चुकी थी। जैसे ही नीता जी ने रुद्राक्ष के मुंह से ये सुना, उनके तो चेहरे के तोते उड़ गए। हवाइयाँ उड़ते ही वो घबरा कर बोली। नीता जी बोली, तुमसे किसने कहा मैं तुम्हारी सगाई में आने वाली थी? हमें न्यूज़ से ही पता चला है। तभी रुद्राक्ष बोला, मैं यहाँ नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे यहाँ की कोई खबर नहीं है। बाकी सच तो आप जानती ही हैं। इतना कहकर रुद्राक्ष चुप हो गया। तभी जयदीप जी बोले, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा रुद्राक्ष? क्या मुझे हक नहीं तुम्हारे लिए कौन लड़की सही है और कौन लड़की नहीं, इसके बारे में तुमसे बात करने का? तभी रुद्राक्ष अपने पिता की तरफ देख कर बोला, नहीं, ये हक आप उसी दिन गंवा चुके थे जिस दिन मेरी माँ मरी थी। उस दिन के बाद से मुझ पर और मेरी बहन पर आपका कोई अधिकार नहीं है मिस्टर खुराना। तभी जयदीप जी बोले, रुद्राक्ष तुम्हारा बाप हूँ मैं, तो तमीज से बात करो मुझसे। तभी रुद्राक्ष जयदीप जी से बोला,
बाप हो इसलिए अब तक तमीज में हूँ, नहीं तो जिस तरीके की हरकत आपने की है ना, आप अब तक बाप कहलाने लायक बचे नहीं होते। तभी जयदीप जी गुस्से से चिल्लाते हुए रुद्राक्ष से बोले। जयदीप जी बोले, रुद्राक्ष अपनी जुबान को लगाम दो, और माँ आपने भी मुझे एक बार भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा। तभी दादी जी बोली, क्या करती मैं तुमसे पूछकर, तुम ना भी बोलते तब भी ये रिश्ता होता। तभी नीता जी बोली, क्यों माँ जी, ये रिश्ता क्यों होता? और असली बात तो ये है कि हम इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। आप रिश्ता ये जाकर तुरंत तोड़ दीजिए। जैसे ही नीता जी ने ये कहा तो जयदीप जी ने भी उनका इस बात पर समर्थन दिया। उनकी हामी भरते ही अभय का चेहरा ये सुनकर खुश हो चुका था। वहीं श्रीजा, रुद्राक्ष और दादी जी का चेहरा गुस्से से भर चुका था। रुद्राक्ष कुछ कहने को हुआ कि तभी दादी जी ने उन सभी को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो लोग तो कुछ कहने लायक बचे ही नहीं। ये सुनते ही दादी जी उनकी तरफ गुस्से से घूरने लगी और उनकी बात का जवाब देते हुए बोली। दादी जी बोली, ये रिश्ता तोड़ा जाना चाहिए या नहीं तोड़ा जाना चाहिए, इसका फैसला सिर्फ मेरा है, और मैं नहीं चाहती ये रिश्ता टूटे, क्योंकि रुद्राक्ष के लिए वो लड़की बिल्कुल ठीक है। वो रिश्ता मैंने इसलिए कराया जल्दबाजी में, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथों से चला जाए। वो सगाई कल ही करना चाहते थे, इसलिए हमें सगाई जल्दबाजी में करनी पड़ी। पर एक भव्य पार्टी अब दी जाएगी जिसमें तुम लोग इनवाइटेड हो। और एक और बात, अगर तुम्हें आदिजा पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन वो इस घर की होने वाली बहू है, बड़ी बहू। समझ रहे हो ना बड़ी बहू का रुतबा क्या होता है? और वो सिर्फ बड़ी बहू ही नहीं बल्कि हमारी सियासत की होने वाली रानी है। इसलिए नीता बहू, बेहतर होगा कि तुम इस बात को अच्छे से समझ लो। जैसे ही दादी जी ने गुस्से में ये कहा तो नीता जी तो आग बबूला हो गई। वो दादी जी की तरफ देखते हुए बोली। नीता जी बोली, वाह माँ जी वाह, सौतेलापन और परायापन तो आप करती हैं हमारे साथ। अरे मैंने तो हमेशा रुद्राक्ष को और श्रीजा को अपने बच्चे जैसा ही समझा है, पर आपने तो कभी मुझे अपनी बहू समझा ही नहीं। परायापन हम नहीं करते हैं, आप करती हैं हम लोगों के साथ। अगर वो लड़की और उसका परिवार इतना ही अच्छा था तो आपने रुद्राक्ष का ध्यान क्यों आया आपको? पार्टी में तो अभय भी मौजूद था ना, तो आपने अभय का रिश्ता क्यों नहीं करवाया आद्रिजा के साथ? दादी जी को नीता जी की ये बात सुनकर काफ़ी गुस्से में आ चुकी थी। वो गुस्से से उनकी तरफ देखकर बोली। दादी जी बोली, तो ये है असली बात, इसलिए तुम ये रिश्ता तोड़ने को कह रही हो, क्योंकि आदिजा की सगाई अभय के साथ ना होकर रुद्राक्ष के साथ हो गई। लेकिन तुम्हारी ये गलतफहमी ना मैं दूर कर देती हूँ। ये रिश्ता अभय के साथ इस जन्म में तो क्या, आने वाले किसी भी जन्म में नहीं हो सकता था, क्योंकि जिस परिवार के साथ रुद्राक्ष का रिश्ता जुड़ा है वो कोई मामूली परिवार नहीं है। राजस्थान का हुकुम सा है उनका पिता। वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है। आद्रिजा रुद्र सिंह राठौर है। वो रुद्र सिंह राठौर और काशी राठौर को तो तुम जानती होगी ना, तो तुम्हें क्या लगता है राजसी परिवार तुम्हारे लड़के को कभी दामाद के रूप में स्वीकार करता? उन्हें शाही खून चाहिए था, एक ऐसा लड़का जो रियासत का असली राजा हो, असली उत्तराधिकारी हो। मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ। भले ही अभय तुम्हारा और तुम्हारे पति का बेटा हो, लेकिन वो हमारी सियासत का ना तो राजा है और ना ही बनने योग्य है। तभी जयदीप जी गुस्से से बोले, सालों पुरानी बातें आप क्यों उखाड़ रही हैं माँ? तभी दादी जी गुस्से से बोली, ये बात अपनी बीवी से पूछो, शुरुआत उसने करी है, और हाँ ये मेरा घर है। मेरे घर में मुझसे ऊंची आवाज़ में अगर दोबारा तुमने या तुम्हारी बीवी ने बात करी तो दरवाज़ा खुला है, जा सकते हो तुम अपने परिवार को लेकर यहाँ से। जयदीप जी अपनी माँ की ये बात सुनकर चुप हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था खुराना मैंशन से ज़्यादा भव्य घर वो कभी नहीं बना सकते। खुराना मैंशन की अपने आप में ही एक अलग शान थी। खैर जयदीप जी उनकी माँ को शांत करते हुए बोले। जयदीप जी बोले, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, पर आप भी तो समझिए ना, मैं रुद्राक्ष का बाप हूँ और मुझे रुद्राक्ष के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। वो मेरा बेटा है। ये सुनते ही रुद्राक्ष गुस्से से बोला, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ जयदीप सिंह खुराना। मैंने तुम्हें अपना बाप उसी दिन मानने से इनकार कर दिया था जिस दिन तुमने इस औरत के चक्कर में मेरी माँ को धोखा दिया। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ दादी की वजह से तुमको और तुम्हारे इस परिवार को झेल रहा हूँ, इसलिए मुझसे कोई भी रिश्ता कायम करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर रुद्राक्ष वहाँ से चला गया। वहीं श्रीजा वहीं खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन सबको कैसे शांत कराए। वो घर में कम ही रहा करती थी। जब से नीता जी का व्यवहार उसके लिए सौतेलापन जैसा हुआ और जब से उसे समझ आया, तब से उसकी पढ़ाई और उसकी परवरिश दादी जी ने बाहर ही करवाई थी, इसलिए कभी कभी उसे घर में आना होता था। लेकिन अब वो अपने बिजनेस को सेटअप करने पर लगी हुई थी, इसलिए वो इंडिया से ही अपने भाई के साथ मिलकर बिजनेस की बारीकियों को सीख रही थी, और घर में अब ये माहौल तो आम सी बात हो रखी थी।
नीता जी को उसको ज़्यादा मुंह ना लगाना, उसे बात बात पर सामने से सुना देना। श्रीजा को ज़्यादा लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था। वह चुपचाप नीता जी को और उनकी बदतमीजियों को इग्नोर करती थी। रुद्राक्ष के जाने के बाद नीता जी दादी जी के पास आई और बड़े ही प्यार से अपनी बातों में चाशनी लपेटते हुए बोली। नीता जी बोली, आजी आप मुझे अपनी बहू माने या ना माने, पर मैं आपको अपनी सास ज़रूर मानती हूँ। रुद्राक्ष श्रीजा मेरे बच्चे जैसे हैं। जैसे मेरे लिए अभय और रिया है, वैसे ही वो दोनों भी हैं। कायदे के अनुसार जैसे ये दोनों आपके पोते हैं, वैसे ही मेरे बच्चे भी तो आपके पोते और पोती हैं। आपने आज तक उन्हें कभी दादी वाला प्यार नहीं दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ आप एक बार राठौर परिवार से रिया के रिश्ते की भी बात चलाएं। जैसे ही दादी जी ने यह सुना तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, मानो वो नीता जी की मक्कारी समझ गई हो। नीता जी कुछ बोल पाती उससे पहले ही दादी जी ने अपना हाथ दिखाकर उनकी बातों को रोक दिया। दादी जी गंभीर मुद्रा में उठी और नीता जी और जयदीप जी की ओर देखते हुए बड़े ही कड़क स्वभाव के साथ बोली। दादी जी बोली, तुम दोनों को मैं पहली और आखिरी बार बता रही हूँ और समझा भी रही हूँ और चेतावनी भी दे रही हूँ। रुद्राक्ष का रिश्ता जिस घर में होने जा रहा है वो कोई मामूली परिवार नहीं है। ना ही वहाँ ये अफेयर बर्दाश्त किए जाते हैं और ना ही उनका सम्मान किया जाता है। और अब तक तो उन्हें इस घर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पता चल चुकी होगी। तुम्हारे बच्चों का इतिहास भी और तुम्हारा इतिहास भी। जयदीप खुराना, तुम बेशक मेरे बेटे हो, लेकिन मैं आज भी अपनी सियासत की बड़ी रानी हूँ और तुम्हें राजा का दर्जा आज भी नहीं मिला हुआ है। ये बात भूलो मत, ना ही तुम और ना ही तुम्हारी बीवी। और रही बात रिया के रिश्ते की, तो वो तो कभी नहीं हो सकता। और मैं तुम दोनों को अभी से चेता रही हूँ कि शादी में या फिर सगाई की खुशी में दी जाने वाली पार्टी में अगर तुमने या तुम्हारी बीवी ने या तुम्हारे बच्चों ने कोई तमाशा किया तो तुम लोग मेरा वो रूप देखोगे जो तुमने आज तक नहीं देखा होगा। रही बात रिया की शादी की, तो उसके लिए हम कोई और रिश्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन उस घर में रिया का रिश्ता नामुमकिन है। उन्हें एक संस्कारवान लड़की चाहिए और अपनी बेटी को तो तुम बहुत अच्छे से जानती होगी। हम बूढ़े हो चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी नज़रें, याददाश्त और कमज़ोर हैं। हमें सब कुछ अच्छे से दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है और समझ में भी आता है। बेहतर होगा कि तुम अपनी बेटी के बारे में मेरे मुंह से ना ही सुनो। आई बात समझ में? इतना कहकर दादी जी वहां से चुपचाप गुस्से में चली गई। वहीं श्रीजा भी अपनी दादी के पीछे पीछे उनके कमरे में जा चुकी थी। उन दोनों के जाते ही नीता जी गुस्से से जयदीप जी की तरफ देखते हुए बोली। नीता जी बोली, देख लिया अपनी माँ को, ये है तुम्हारी माँ। कभी कभी तो मन करता है इस बुढ़िया के खाने में जहर मिलाकर दे दूं इसे और एक ही बारी में किस्सा खत्म कर दूं इसका। आखिर गलती क्या है मेरे बच्चों की? जय, तुम बताओ, क्या प्यार करना गुनाह है? अगर प्यार करना गुनाह है तो सज़ा तुम्हें भी मिलनी चाहिए ना। अकेली सज़ा मैं क्यों सहूं? बोलो। और अब तो हमारे बच्चों को भी ताना दिया जा रहा है, उनके वजूद पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने माँ जी से सिर्फ रिश्ते की बात करनी चाहिए तो माँ जी ने और उनके पोते ने मुझे और मेरे बच्चों को औकात याद दिला दी और तुम खड़े खड़े बस तमाशा देखते रह गए। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ना मेरे लिए कुछ कर सकते थे और ना ही हमारे बच्चों के लिए। सालों पहले भी चुप थे और आज भी चुप हो। तभी जयदीप जी गुस्से से बोले, बस करो नीता, तुम्हें क्या जरूरत थी रिया की शादी की बात उठाने की? रिया का बाप जिंदा है अभी। मैं अपनी बेटी के लिए एक से एक रिश्ते लेकर आऊंगा और तुम प्लीज़ बेवजह का तमाशा मत क्रिएट करो। जिसके नसीब में जो होता है वो मिल जाता है, जैसे मेरे नसीब में थी तुम। तभी नीता जी बोली, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे ताने मार रहे हो। तुमने ही मुझसे प्यार किया था और शादी के बाद अफेयर भी तुमने शुरू किया था। मैं तो छोड़कर जा रही थी ना तुम्हें, पर तुम ही आए थे मेरे पास शादी के बाद भी। लेकिन सज़ा किसे मिली? मुझे। ना अभय को वो रुतबा मिल सका जो तुम्हारे बेटे रुद्राक्ष का है और ना ही मेरी बेटी को वो खुशियाँ, वो परवरिश, वो सब कुछ जो तुम्हारी दूसरी बेटी को मिल रहा है। मिला क्या है मेरे बच्चों को? इस घर में रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने खैरात मांग कर रह रहे हो। मुझे नहीं रहना यहाँ। तभी जयदीप जी गुस्से से बोले, ठीक है, नहीं रहना तो बता दो, चले जाएंगे हम लोग यहाँ से। आखिरकार जयदीप जी ने थक हार के नीता जी की बदतमीजियों को बर्दाश्त करते करते ये कह ही दिया कि वो लोग इस घर से चले जाएंगे। लेकिन क्या इतनी आसानी से नीता जी इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगी कि उनके पति ने उनकी बात को काट कर घर से जाने का फरमान कह दिया? क्या वो इतनी आसानी से खुराना मैंशन को छोड़कर जाने के लिए तैयार होंगी? जानेंगे कहानी के अगले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से देख सकें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।